अरे रको रको, आज तो कुछ नहीं निकला। तो कहते हैं बगैर हलाए, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर आखिर में व्हाट्स ऐप नंबर दूंगी। ये इस वक्त की बात है जब मैं अपनी शादी के सिर्फ 2 साल बाद बीवा होकर अपने मायके वापस आ गई थी। मेरी उम्र इस वक्त महज 24 साल की थी और जिंदगी ने इतना बड़ा झटका दिया था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आगे क्या करना है। मेरा शौहर एक सड़क हादसे में चला गया था और इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। उम्मी और अबू ने मुझे वापस बुला लिया था ताकि मैं अकेली ना रहूं। हमारे घर में पहले से ही मेरे मामा और उनकी नई शादीशुदा मामी रहते थे, क्योंकि मामा कुछ साल पहले अपनी बीवी को खो बैठे थे और अम्मी ने उन्हें घर पर ही रख लिया था। मामा का नाम रशीद था और उनकी नई मामी का नाम साइमा था, जो काफी कम उम्र की थी। मैं जब घर आई तो सबसे पहले यही देखा कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। रात को अक्सर मामा और मामी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती थीं, जिन्हें सुनकर मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैं सोचती रहती कि आखिर मामा और मामी के दरमियान क्या चल रहा है। मामा की उम्र 50 साल के करीब थी, लेकिन उनकी ताकत और एनर्जी किसी जवान मर्द से कम नहीं लगती थी। सायमा मामी, जो महज 33 साल की थी, वो अक्सर दिन भर थकी हुई और अदास नजर आती। कई बार मैंने उन्हें चुपके से रोते हुए भी देखा था, लेकिन जब मैं पूछती तो वो बस मुस्कुराकर टाल जाती। अम्मी ने मुझे बताया था कि मामा की पहली बीवी की वफात के बाद वो बहुत अकेले महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने साइमा से शादी कर ली थी। साइमा मामी एक गरीब खानदान से थी और इस रिश्ते को उन्होंने मजबूरी में कबूल किया था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगी थी। मैं रात को जब जागती तो अक्सर मामा की तेज आवाज और मामी की दबी हुई कराह सुनाई देती। वो कहते सुनाई देता कि बस थोड़ी देर और सह लो, लेकिन मामी कहती कि अब मुझसे नहीं होता। मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान रहने लगी थी। दिन में जब सब काम निपट जाते तो मैं मामी के पास बैठकर बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। एक दिन मैंने मामा को अकेले में पूछ लिया कि मामा, आप मामी को इतना परेशान क्यों करते हैं? मामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं आती। साइमा को मेरी आदत पड़ जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं और भी हैरान रह गई। मामा बाहर से बहुत परसकून और खानदान के लिए जिम्मेदार लगते थे, लेकिन अंदर से इनकी मांग बहुत ज्यादा थी। अम्मी भी कभी कभी मामा से कहती कि रशीद, अब साइमा को थोड़ा आराम दे दो, लेकिन मामा हंसकर टाल देते। धीरे धीरे घर का माहौल तनाव से भरने लगा। साइमा मामी का वजन कम होने लगा था और वो असपेट पर हाथ रख कर बैठी रहती। मैंने एक दिन उन्हें किचन में रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि मामी, क्या बात है, आप इतना क्यों रो रही हैं? साइमा मामी ने आंसू पोंछते हुए कहा कि बेटी, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारे मामा बहुत ताकतवर हैं और मुझे हर रात परेशान करते रहते हैं। मैंने कहा कि मामा तो अच्छे इंसान लगते हैं। मामी ने ठंडी सांस भर कर कहा कि बाहर से सब अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर की बात कोई नहीं जानता। मैंने अम्मी से भी इस बारे में पूछा तो अम्मी ने कहा कि बेटी, ये सब रिश्तों की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन मैं चुप नहीं रह पा रही थी। रातें अब मेरे लिए सजा बन गई थीं। हर रात मामा मामी के कमरे से आने वाली आवाजें मुझे चैन से सोने नहीं देती थीं।
मैं सोचती कि आखिर मामा में इतनी ताकत कहाँ से आती है। उनकी उम्र तो काफी हो चुकी थी, फिर भी वो साइमा मामी को हर रात परेशान करते रहते थे। एक दिन मैंने मामा को शाम को कुछ जड़ी बूटियां पीते हुए देखा। मैंने चपके से पूछ लिया कि मामा ये क्या पी रहे हैं। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी ये मेरी आंखों की दवा है, इससे मेरी आंखें मजबूत रहती हैं। लेकिन मुझे शक हो गया कि शायद ये कोई और नुस्खा हो। मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारे मामा पुराने जमाने के नुस्खे जानते हैं। जो ताकत बढ़ाते हैं। धीरे धीरे साइमा मामी की हालत बिगड़ती गई। वो अब चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करने लगी थी। कई बार वो लंगड़ा कर चलती तो मैं पूछती, लेकिन वो चुप रह जाती। अम्मी भी फिक्रमंद रहने लगी थी। एक शाम साइमा मामी ने मुझसे कहा कि अगर ये हालत रही तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैंने कहा कि मामी आप अम्मी से बात करो। लेकिन मामी ने कहा कि अम्मी तो अपने भाई को बहुत मारती हैं, वो कुछ नहीं कहेंगी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। मामा बाहर से बहुत अच्छे लगते थे। वो अबू की मदद भी करते थे घर चलाने में, लेकिन रात का माहौल पूरी तरह रोती रहती और साथ ही मामा मामी की परेशानी भी मुझे परेशान करती। एक रात मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर देखूंगी कि आखिर कमरे में क्या होता है। मैं चुपके से उनके कमरे के पास गई। चिपके से? उनके कमरे के पास गई और दरवाजे की दरार से झांका। जो मैंने देखा इससे मेरे होश उड़ गए। मामा साइमा मामी के साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहे थे कि मामी रो रही थी। मैं वहां से भाग आई और अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। अगले दिन मैंने मामा से सीधे कह दिया कि आप मामी के साथ ऐसा मत करो। मामा ने गुस्से में कहा कि तुम्हें क्या मतलब है, यह हमारा निजी मामला है। उम्मी ने भी मुझे डांटा के बीच में मत पड़ो, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकी। साइमा मामी दिन बे दिन कमजोर होती जा रही थी। मैंने अब खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात की, लेकिन मामा ने मना कर दिया। वो कहते कि साइमा ठीक है, बस आराम कर रही है। घर का माहौल अब पूरी तरह बगड़ चुका था। अबू भी चुप रहते थे क्योंकि मामा घर की माली मदद करते थे। मैं सोचती रहती कि पैसा कितना बड़ा जहर है जो रिश्तों को भी बर्बाद कर देता है। एक दिन साइमा मामी ने मुझे अकेले में बुलाया और कहा कि बेटी अगर तुम्हें मेरा भला चाहना है तो मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस जिंदगी को और नहीं सह सकती। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आको आ गए। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मामा की ताकत और उनकी जिद के आगे सब बेबस थे। क्या साइमा मामी इस घर से बाहर निकल पाएगी? क्या मामा अपनी आदतों को बदल पाएंगे या फिर घर में कोई और बड़ा तूफान आने वाला है? साइमा मामी की इस रात की बात सुनकर मेरे दिल में बहुत बेचैनी पैदा हो गई थी। मैं सोच रही थी कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है जहां एक औरत को अपनी जिंदगी से इतनी नफरत हो रही है। अगले दिन मैंने अम्मी से सारी बात बताई तो अम्मी ने पहले तो मुझे डांटा कि तुम बीच में मत पड़ो, लेकिन जब मैंने साइमा मामी की हालत का जिक्र किया तो अम्मी भी फिक्रमंद हो गई। मामा इस दिन घर पर नहीं थे, इसलिए हम तीनों खवातीन बैठकर बात कर रही थीं। साइमा मामी रोते हुए बोली कि दीदी मैं इस घर में नहीं रह सकती। आपके भाई की ताकत मुझे मार डालेगी। वो हर रात मुझे परेशान करते हैं और मैं अब थक चुकी हूँ। अमी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा कि साइमा मैं समझती हूँ, लेकिन रशीद मेरा भाई है और घर की मुआशी सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। अगर तुम चली गई
तो घर कैसे चलेगा? मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी पैसा इतना जरूरी है कि एक औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अम्मी चुप हो गई। इसी दिन शाम को जब मामा घर आए तो उन्होंने साइमा मामी को देखकर पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? साइमा मामी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा देखकर मामा समझ गए। रात को फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और दरवाजे की दरार से आवाजें आ रही थीं। मामा कह रहे थे कि सायस्मा थोड़ा सह लो, तुम मेरी बेवी हो। सायमा मामी रोते हुए कह रही थी कि अब मुझसे नहीं होता रशीद जी, मैं बहुत थक गई हूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच रही थी कि मेरे शौहर के जाने के बाद भी मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। अगले कुछ दिनों तक घर में तनाव बढ़ता गया। सायमा मामी अब कमरे से बाहर भी कम निकलती। वो अक्सर पेट पर हाथ रख कर बैठी रहती और चिप खाना खिलाने की कोशिश करती, लेकिन वो मुंह भी नहीं खोलती। एक दिन मैंने मामा को अकेले में पकड़ा और कहा कि मामा, आप मामी के साथ ऐसा मत कीजिए, वो बहुत परेशान है। मामा ने गुस्से में कहा कि ऐसा किया लगता है कि तुम सब समझ गई हो। साइमा मेरी बेवी है और मुझे इससे जो चाहिए वो मैं लूंगा। उनकी बात सुनकर मैं डर गई। मामा की आंखों में वो चमक ठीक थी जो मुझे पहले कभी दिखी थी। उमी भी अब इस बात को लेकर परेशान रहने लगी थी। उन्होंने मामा से कई बार बात की, लेकिन मामा हर बार यही कहते कि ये हमारा निजी मामला है। अबू तो चुपचाप सब देखते रहते थे, क्योंकि मामा घर की माली मदद करते थे। घर चलाने का सारा बोझ मामा पर था, इसलिए कोई उनकी बात नहीं काटता था। दिन से सब मैं सोचती कि पैसा कितना खतरनाक हो सकता है। साइमा मामी की हालत अब और बिगड़ गई। वो चलते फिरते भी दर्द महसूस करने लगी थी। एक रात उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गई। हम सब घबरा गए। मामा ने उन्हें अस्पताल ले जाने से मना किया। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि साइमा मामी बहुत जिस्म कमजोर हो चुका है, उन्हें पूरा आराम चाहिए। अस्पताल से घर आने के बाद साइमा मामी ने फैसला कर लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगी। उन्होंने अमी से कहा कि दीदी मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मामा ने बहुत मुखालिफत की, लेकिन इस बार अमी ने भी साइमा का साथ दिया। उन्होंने मामा से कहा कि रशीद, अब साइमा को छोड़ दो, तुम्हारी वजह से घर बर्बाद हो रहा है। मामा गुस्से में कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। इस रात घर में सनसान छा गया। मैं साइमा मामी के पास बैठी थी और उन्होंने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि शादी के बाद पहले कुछ महीने तो ठीक थे, लेकिन फिर मामा की मांग बढ़ती गई। वो हर रात उन्हें परेशान करते और सुबह उठकर भी आम रवैया रखते। साइमा मामी ने कहा कि बेटी, तुम जवान हो रही हो, ऐसी जिंदगी मत चिन्ना जहां औरत की इज्जत और सेहत दोनों खतरे में हों। इनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरे दिल में अपने शौहर की यादें ताजा हो गईं और मैं रो पड़ी। अगले दिन साइमा मामी अपने मायके चली गई। मामा बहुत गुस्से में थे, लेकिन अमी ने उन्हें समझाया कि अब नई शुरुआत करो। मामा ने कुछ दिनों तक चुप रहकर गुजारा, लेकिन फिर इनकी पुरानी आदतें वापस लौट आए। वह अब बाहर की औरतों से बातें करने लगे थे। घर का माहौल फिर से तनाव से भर गया। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, अब मामा को अकेला छोड़ दो, लेकिन अम्मी ने कहा कि बेटी, वह मेरा भाई है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। धीरे धीरे समय बीतता गया। सईमा मामी ने तलाक ले ली और अपनी जिंदगी संभाल ली। मामा अब अकेले रह गई थी।
वह अक्सर अकेले में बैठकर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने अम्मी से कहा कि अब मुझे कोई और शादी नहीं करनी, मैं अकेला ही रहूंगा। अम्मी को सुकून मिला। मैंने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने नौकरी शुरू कर दी और घर की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। दोस्तों, यह थी एशा की कहानी, जो एक गाजो की इन पोसीदा सच्चाइयों को सामने लाती है, जहां रिश्तों के नाम पर सिर्फ इस्तेहसाल होता है। क्या मामा कभी अपनी गलतियों को समझ पाएंगे? क्या एशा अपनी जिंदगी में खुशियां पाएगी, या फिर ऐसे रिश्ते हमेशा औरतों को ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे? आपको यह पूरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ऐसी और कहानियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपने खानदान का ख्याल रखें।